देखो हम लोग सम स्टार्ट कर रहे हैं, फुल फ्लेजेड सम है। इलस्ट्रेशन नंबर जो 19 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। मिस्टर राज ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टी विच आर लेट आउट। डिटेल आर एज फॉलोज। मिस्टर राज के 2 घर हैं, वो दोनों घर भाड़ा पे लगा के रखा है और आपको कुछ डिटेल दे के रखा है। एक घर सूरत में, एक घर कोलकाता में, यानी एक घर मेट्रोपॉलिटन सिटी में, एक घर नॉन मेट्रो सिटी में। आपको दिया है ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू दोनों घर का 1 लाख और 2 लाख। फेयर रेंट दिया है 95,000, 2,10,000। स्टैंडर्ड रेंट दिया है 90,000 एंड 2 लाख। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल मतलब मिलना चाहिए था फुल ईयर का भाड़ा 1 लाख और 1,80,000। अनरियलाइज रेंट ऑफ द करेंट ईयर, करेंट ईयर में जो भाड़ा नहीं मिला 8,000 और 2,000। म्यूनसिपल टैक्स बोल रहे हैं सूरत में 10% लगेगा और कोलकाता में 1,000 रुपया। फायर इंश्योरेंस लगेगा, रिपेयरिंग लगेगा। लोन बोला है 1 लाख का लोन लिया हुआ है सूरत वाला घर बनाने के लिए, जिस पर 10% इंटरेस्ट है, और हाउस 2 में कोई लोन नहीं लिया हुआ है। हम लोग पहले एक बार फॉर्मेट रिकॉल कर लेते हैं ताकि हम लोगों को बेटर समझ में आए। तो देखो पहले हाउस 1 का फॉर्मेट दिया, फिर हाउस 2 को सॉल्व किया। फॉर्मेट क्या होता है, जीएवी निकालते हैं सबसे पहले, म्यूनसिपल टैक्स माइनस करते हैं, आता है एनएवी, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन एनएवी का 30% निकालते हैं, माइनस करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते हैं, तब जाके मेरा आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेम चीज़ हाउस 2 के साथ की, क्योंकि दोनों घर लेट आउट है। तो सबसे पहले हम लोग जीएवी कैलकुलेट करते हैं। जीएवी कैलकुलेट कैसे करते हैं, ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से कंपेयर करते हैं, विच एवर इज़ हायर लेते हैं। जो आंसर आता है उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, विच एवर इज़ लोअर लेते हैं। जो आंसर आएगा सेकंड स्टेप में उसको एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से कंपेयर करेंगे, लेकिन अनरियलाइज रेंट माइनस करके। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से कंपेयर करेंगे, अनरियलाइज रेंट माइनस करके। जो वैल्यू आएगा वो हायर लेंगे। मतलब जीएमबी और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर। जो आंसर आया स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किए, विच एवर इज़ लोअर। जो आंसर आया एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से कंपेयर किए, माइनस अनरियलाइज रेंट करते हुए जो आंसर आएगा विच एवर इज़ हायर। तो हायर लोअर हायर, ये कंपैरिजन करके हम लोग जीएवी निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे लोग सोल्यूशन में क्या किया, पहले देखो पहला स्टेप सॉल्व करके आरईआर निकाल लिया। तो 1 लाख जीएमवी है सूरत के घर का, फेयर रेंट 95,000 विच एवर इज़ हायर। तो 1,95,000 में 1 लाख हायर। अब उस 1 लाख को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किए, विच एवर इज़ लोअर। तो 1 लाख और 90,000, सूरत का स्टैंडर्ड रेंट 90,000 है। तो 1 लाख और 90,000 को कंपेयर किए, विच एवर इज़ लोअर। कौन सा लोअर है, 90,000 लोअर है। अब एक्चुअल रेंट रिसीवेबल को अनरियलाइज रेंट माइनस किए, मतलब 1 लाख माइनस 8,000, 92,000 को कंपेयर किए। अभी जो पिछला स्टेप में आंसर आया 92,000 और 90,000 को कंपेयर किए, विच एवर इज़ हायर, मेरा जीएवी आ गया। तो ये देखो 92,000 मेरा जीएवी आ गया। सेम काम हम हाउस 2 के साथ किए। पहले क्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से कंपेयर किए, 2 लाख और 2,10,000। तो 2,10,000 मेरा बड़ा आया। 2,10,000 को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किए, 2 लाख विच एवर इज लोअर। तो 2 लाख मेरा आंसर आ गया। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 1,80,000 है, अनरियलाइज रेंट 2,000, तो माइनस किए तो 178 और 2 लाख विच एवर इज हायर। थर्ड स्टेप में हायर है, तो यहाँ पे जीएवी आ गया 2 लाख। 2 लाख और 178 को कंपेयर किए, जीएवी आ गया 2 लाख। ये सबको क्लियर है? नहीं क्लियर है तो बिंदास बोलो, वापस रिकॉल करेंगे। यस सर, क्लियर है। हाँ जीएवी क्लियर है। चलो तो जीएवी दोनों घर का आ गया। पहले घर का जीएवी आया 92,000, दूसरे घर का जीएवी 2 लाख। तो फटाफट हम लोग हाउस 1 का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं। मेरा जीएवी आया हाउस 1 का 92,000। म्यूनसिपल टैक्स के बारे में क्या बोला है, 10% म्यूनसिपल टैक्स है। लेकिन नीचे एक बात बोला है, नीचे 2 इन्फॉर्मेशन है, पहले उनको पढ़ लेते हैं। लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन इज स्टिल अनपेड, मतलब लोन अब तक चुकाया नहीं है, मतलब इंटरेस्ट हर साल चुका रहे हैं। एंड म्यूनसिपल टैक्स ऑफ हाउस 1 इज स्टिल अनपेड
पहले हाउस 2 इज हाफ पेड बाय टेनेंट। म्युनिसिपल टैक्स के बारे में हम आपको बहुत क्लियर कट बोला था। म्युनिसिपल टैक्स एक तो पेमेंट होना चाहिए, बाकी नहीं रहना चाहिए। बाकी रहा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, जितना पेड उतना ही छूट मिलेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि म्युनिसिपल टैक्स आप खुद पे करो, आपका टेनेंट पे करेगा तो नहीं मिलेगा डिडक्शन। ओनर के पॉकेट से एक्चुअली में पेमेंट होना चाहिए, और पेमेंट होना चाहिए तभी मिलेगा। तो म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस वन स्टिल अनपेड है, तो मेरा जीएमवी है 1 लाख, म्युनिसिपल टैक्स 10%, म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन हमको 10,000 मिलना चाहिए था, लेकिन मिलेगा नहीं क्योंकि वो अनपेड रह गया, पेमेंट नहीं किए। और हाउस 2 में हाफ पेड बाय टेनेंट है। म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 1,000 हाउस 2 का, उसमें से 500 टेनेंट पेड किया, मतलब 500 आप खुद पे किए हो, तो आप जो पे किए हो वो छूट मिलेगा। तो देखो पहले हाउस 1 में म्युनिसिपल टैक्स नील लिख दिया, तो मेरा एनएवी आया 92,000, नेट एनुअल वैल्यू 92,000। अब उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, पहला छूट मिलेगा हमको, तो 92,000 का 30%। एनएवी जो आया मेरा अभी ऊपर वाले स्टेप में, उसका 30%, 27,600 गवर्नमेंट हमको डिडक्शन दे दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलेगा, हम 1 लाख का लोन लिए, 10% ब्याज है, और अभी भी लोन अनपेड है, मतलब लोन चुकाए नहीं है, मतलब ब्याज चुका रहे हैं। तो 1 लाख का 10,000, 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये हमको इंटरेस्ट ऑन लोन का भी छूट मिलेगा। तो 27,600 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000। इसके अलावा सब में अगर कोई भी और एक्सपेंस देता आपको, रिपेयरिंग का खर्चा किए, ये किए, वो किए, कुछ भी खर्चा किए, माइनस करने नहीं मिलेगा। ये 3 ही आइटम छूट मिलेगा, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी और इंटरेस्ट ऑन लोन, बस। इसके अलावा सब में फायर इंश्योरेंस, ये वो बहुत कुछ देगा आपको, सब बेवकूफ़ बनाने के लिए। उसके अलावा और कोई एक्सपेंस माइनस नहीं होगा। तो मेरा पहला घर से 92,000 माइनस 37,600, 54,400 मेरा हाउस 1 से इनकम आया। अब आ जाओ हाउस 2 पे। मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है? 2 लाख। जीएवी मेरा 2 लाख निकला हाउस 2 से, तो लिख दिए 2 लाख। म्युनिसिपल टैक्स देखो 1000 पेड था, ये देखो म्युनिसिपल टैक्स 1000, हाफ पेड बाय टेनेंट था, यानी बाकी हाफ हम दिए हैं, तो हमको जितना हम दिए उतना ही छूट मिलेगा। ओनर ऑफ द हाउस जितना पे करेगा उतना ही डिडक्शन मिलेगा। तो ओनर ऑफ द हाउस 500 पे किया, 500 का डिडक्शन मिल गया, 199,500। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30% ऑफ एनएवी, यानी 199,500 का 30%, 59,850। इंटरेस्ट ऑन लोन इस घर में है नहीं, क्योंकि ये घर लोन पे नहीं लिए थे, ये घर लोन पे नहीं बनाए थे, हम खुद का पैसा से बनाए थे, तो कुछ भी इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं किए हैं, तो कोई छूट नहीं मिलेगा, तो नील। तो 59,850 माइनस किए, 1,39,650 मेरा हाउस 2 से इनकम हुआ। तो हाउस 1 से 54,400, हाउस 2 से 1,39,650, तो अल्टीमेटली मेरा टोटल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी हुआ 1,94,050। ये मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा, जिस पे हमको टैक्स देना है। ये क्लियर है वर्ड्स? एक सम, अगला सम की तरफ मूव करें। अब देखो ईयर पेपर सॉल्व करते हैं थोड़ा। ये 2003 में भी आया, 2010 में भी आया है। मिस्टर पांडे, ओनर ऑफ 3 हाउसेज इन चेन्नई, फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक मिस्टर पांडे है, उसका 3 घर है चेन्नई में, 3 घर है, और आपको तीनों घर का जानकारी दी है। एक्चुअली में एक बात ध्यान रख लेना, ये असेसमेंट ईयर, एक बात बहुत अच्छे से सुनना, ये असेसमेंट ईयर 1920 का सम है। 1920 तक आपको एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के डिडक्शन लेने मिलता था, और अगर आपका 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो, एक को लेट आउट मान लो, डीम टू बी लेट आउट मान लो। लेकिन आपके असेसमेंट ईयर से ये चीज़ बदल गया, आपको 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड लेने देता है, 2 घर तक आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हो। आपके एग्जाम में अब क्या करेगा सर, यहाँ पे एक चौथा घर जोड़ देगा। पहला घर दिखा रहा है लेट आउट, दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड, तीसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड। आपके सम में चौथा घर भी दिखाएगा, वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड। आप 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लोगे और एक को लेट आउट, एक को डीम टू बी। आप मैक्सिमम 2 घर तक सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। 1920 तक, असेसमेंट ईयर 1920 तक एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने देता था और एक को फिर लेट आउट मानना पड़ता था, इसलिए यहाँ पे 3 घर का सम है।
आपके एग्जाम में 4 घर का सम देगा, एक लेट आउट, 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेना और एक तीसरे वाले को डीम टू बी लेट आउट मान लेना। सर किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड और किसको लेट आउट कैसे माने? जिस घर का GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो आप कैलकुलेट करके निकालते हो कंपैरिजन करके, जिस घर का GAV हाई होगा उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना और जिस घर का GAV लेस होगा उसको लेट आउट मानना। सर ऐसा क्यों? ताकि आपको टैक्स कम देना पड़े। ज़्यादा GAV वाला घर को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लोगे तो उस घर पे टैक्स कम देना पड़ेगा क्योंकि उसमें डिडक्शन मिल जाएगा बहुत सारा। और जिस घर का GAV कम है उसको लेट आउट मानो ताकि भाड़ा पे टैक्स देना पड़ जाए, और जिस घर का GAV कम होगा तो कम टैक्स देना पड़ेगा। ये एज एन SSC आपका टैक्स प्लानिंग होता है, इसी को बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अलाउ करता है। तो अगर आपके सम में 4 घर होंगे, किन्हीं 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना, जिन 2 घर का GAV हाई होगा उनको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना, जिस घर का GAV लेस होगा उसको डीम टू बी लेट आउट मान लेना, और जो लेट आउट है वो तो लेट आउट है। तो आपका 1920 तक एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते थे, हम लोग एक बार 1920 के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको। देखो यहाँ पे सब में डेटा क्या दिया है, आपको बोला है हाउस 1 लेट आउट है, हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाउस 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है। पहले हम लोग वही करेंगे, तीनों घर का GAV निकाल लेंगे, फिर एक जो लेट आउट है वो तो लेट आउट है ही, जिस घर का हाई GAV होगा दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड में से उस एक घर को हम, जिस घर का हाई GAV होगा उसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेगा, जिस घर का लेस GAV होगा उसको हम डीम टू बी लेट आउट मान लेगा। तो देखो पहले GAV निकालते हैं, पहले हाउस 1 को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, फिर हाउस 2 3 में माथा लगाएंगे। हाउस 1 हमको बोला है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 34,000 है, स्टैंडर्ड रेंट 36,000 है, फेयर रेंट 45,000 है, रेंट रिसीव्ड 37,500 है। इस रिसीव्ड को पहले हमको रिसीवेबल बनाना पड़ेगा कंपैरिजन करने के लिए। नीचे आके देखो वैकेंसी पीरियड बोला है क्वेश्चन में 2 महीने का है, तो ये 37,500 मतलब कितना महीने का भाड़ा मिला है हमको? मेरा घर 2 महीना खाली था, तो रेंट रिसीव्ड मेरे को बता रहा है 37,500। 10 महीने का होगा सर। हाँ, तो साल भर का कितना होना चाहिए था, मतलब रेंट रिसीवेबल कितना होना चाहिए था? रेंट रिसीवेबल 37,500 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 12 कर लेंगे। ये अगर 10 महीने का भाड़ा है तो 12 महीने का कितना होता? 37,500 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 12, 45,000 मेरा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल होना चाहिए था। ठीक है, तो रेंट रिसीवेबल निकालना था हमको, एक बार हम निकाल लिए। अब कंपैरिजन स्टार्ट करो। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू को किससे कंपेयर करते हैं? सबसे पहले फेयर रेंट से। तो 34,000 और 45,000 विच एवर इज हायर लेना है, तो 45,000 मेरा हायर आ गया स्टेप 1। स्टेप 2 की तरफ मूव करें। ये जो स्टेप 1 में आंसर है उसको किससे कंपेयर करते हैं? स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट मेरा 36,000 है, सो 45,000 और 36,000 विच एवर इज लोअर, तो 36,000 मेरा आ गया स्टेप 2 का आंसर। अब इस आंसर को कंपेयर करते हैं रेंट रिसीवेबल से, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से। रिसीवेबल अभी हम कितना निकाले हैं? 45,000। मिलना चाहिए था 45,000 भाड़ा, अगर पूरा साल घर भाड़े पे रहता तो 45,000 और 36,000 विच एवर इज हायर, 45,000 हायर है, यानी मेरा ARR एक्चुअल रेंट रिसीवेबल हायर निकल के आ गया। अब आंसर लिखते वक्त जितना भाड़ा मिला है वही लिखेंगे। आई रिपीट, ARR अगर बड़ा आ जाए तो GAV लिखते वक्त एक्चुअली में कितना रेंट मिला वही लिखेंगे। लेकिन अगर मेरा स्टैंडर्ड रेंट बड़ा निकल जाता या RER जो स्टेप 2 में आया था वो बड़ा निकल जाता तो फिर उसी को GAV लिख देते। हम वापस बोलते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से कंपेयर करो, विच एवर इज हायर लो, उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर ले लो। स्टेप 2 तक आप पहुंच गए। स्टेप 2 का आंसर को ARR से कंपेयर करो, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से, मतलब 12 महीने का भाड़ा कितना होता है उससे कंपेयर करो। अगर पूरा 12 महीना घर भाड़े पे रहता तो कितना होता, कंपेयर करो। अगर आपका RER बड़ा आ जाए तब, अगर आपका ARR बड़ा आ जाए तो ARR ही लो, लेकिन जितना भाड़ा मिला वही लिखो। और आपका RER बड़ा आ जाता
तो फिर तो RER को आंसर लिख देते। क्या ये बात क्लियर है? नहीं क्लियर है तो बोलो। जॉय स्पेशली आपको क्लियर है क्योंकि रिया प्रिया ये क्लास की है बहुत डिटेल में। नहीं सर, क्लियर है मेरा। चलो ठीक है, अच्छा। तो मेरा यहाँ पर आंसर आया 37,500 रेंट रिसीव्ड, यही मेरा ARR GAV बन गया। तो देखो हाउस 1 का GAV 37,500। आगे बढ़ेंगे, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है। म्युनिसिपल टैक्स बोला है 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, जिसमें से 40% ड्यू है। जो ड्यू है वो तो छूट नहीं मिलेगा। पहले म्युनिसिपल टैक्स निकालो। म्युनिसिपल टैक्स हमेशा NMV पे निकलता है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे, और हमको यहाँ पे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दी है, और ये घर है चेन्नई में। अगर अदर देन मेट्रो सिटी होता हम GMV को ही NMV मान लेता, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू को ही नेट म्युनिसिपल वैल्यू मान लेता अगर ये अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटी होता तो। क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है हम GMV को NMV नहीं मान सकते, हमको GMV को NMV में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आओ पहले 34,000 का GMV को NMV में कन्वर्ट करते हैं। ये रहा हाउस 1 के लिए जो लोग कन्वर्ट किया है, NMV इक्वल टू GMV माइनस 10% ऑफ GMV, ये फॉर्मूला है। नेट म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ GMV, यानी NMV इक्वल टू 90% ऑफ GMV, क्योंकि GMV माइनस 10% GMV मतलब 90% ऑफ GMV। NMV हमको दिया हुआ आंसर में, सॉरी ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू हमको दिया हुआ आंसर में 34,000, तो 34,000 इंटू 90% NMV आएगा 30,600। म्युनिसिपल टैक्स उस 30,600 का 10%। क्वेश्चन क्या बोला है? म्युनिसिपल टैक्स 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, यानी 10% ऑफ नेट म्युनिसिपल वैल्यू। तो हम पहले नेट म्युनिसिपल वैल्यू निकाला इस फॉर्मूला को यूज करके, NMV इक्वल टू GMV माइनस 10% ऑफ GMV। जो आंसर आया उसका 10% ऑफ म्युनिसिपल टैक्स निकाल लिया, 3,060 रुपया। अब क्वेश्चन में क्या बोला? 40% ड्यू है, मतलब 60% पेड है। जितना पेड है छूट उतना का ही मिलेगा, जितना पेड है छूट उतना का ही मिलेगा। तो हमको सिर्फ छूट मिलेगा 30,060 का 60%, 1836। 3,060 हम म्युनिसिपल टैक्स मेरा बनता है। हम जमा केवल 60% किए क्योंकि 40% ड्यू है अभी तक, तो 60% निकाले 1836, इतना ही हमको माइनस करने मिलेगा। तो ये देखो GAV निकला 37,500 लेस म्युनिसिपल टैक्स 1836, मेरा NAV आ गया 35,664। अब 30% ऑफ NAV हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो 35,664 का 30% आया 10699। और लास्ट आइटम इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम कितना पे कर रहे हैं? ये रहा म्युनिसिपल टैक्स के नीचे वाला आइटम, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस 2,000 रुपीज़। बाकी सब खर्चा आपको देखो बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है। ब्रोकरेज पेमेंट किए हैं, कलेक्शन चार्ज पेमेंट किए हैं, लीगल चार्ज पे किए हैं, फायर इंश्योरेंस दिए हैं, ये सब आपको बेवकूफ़ बनाने का खर्चा है। खाली वो जो 5,000 है ना रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, उसका बाद में करेंगे। बाकी जितना एक्सपेंडिचर दिया है मन में आएगा अरे ये भी तो खर्चा है घर के लिए, माइनस कर लेते हैं, पर करना मत। नीचे नोट देना, वो 3 खर्चों के अलावा म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर्मेट में जो 3 आइटम है उनके अलावा आपको और कोई भी एक्सपेंडिचर माइनस करने नहीं मिलेगा। ये बात एकदम लाउड एंड क्लियर रखना, जो फॉर्मेट पे 3 आइटम है उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो हमको इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 माइनस करने मिला, तो 10,699 का हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने मिला, 2,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब 12,699। तो 35,664 का इनकम से 12,699 माइनस किए 22,965 मेरा हाउस 1 से इनकम आ गया। अब हम डायलेमा में फंसे। हाउस 2 क्योंकि ये 2019-20 का समय, तो एक ही घर सेल्फ ऑक्युपाइड अलाउ था, तो हमको एक घर को सेल्फ ऑक्युपाइड, एक को डीम टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा। और यही जब आपका 2021 का सम होगा, आपके असेसमेंट ईयर का सम आएगा एग्जाम में, आपको यहाँ पे 3 सेल्फ ऑक्युपाइड देता, आपको किन्हीं 2 को लेट आउट या किन्हीं 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड और 1 को लेट आउट बनाना पड़ता। चॉइस करने का तरीका सेम है जो अभी हम लोग सीखेंगे। मान लो यहाँ पे एक बार 1920 का ही हम सम बना रहे हैं और हमको 2 घर दिया, हमको 1 को सेल्फ ऑक्युपाइड, 1 को डीम टू बी लेट आउट मानना है। किसको सेल्फ ऑक्युपाइड माने? जिस घर का GAV
हाई आए उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे। तो अब पहले हाउस 2 का GAV निकालते हैं। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 56,500, फेयर रेंट दिया है 67,500। कंपेयर करो विच एवर इज हायर, तो 67,500 मेरा स्टेप 1 का आंसर आ गया। उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, तो 63,500 मेरा स्टेप 2 का आंसर आ गया। स्टेप 3 यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि घर सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो सर भाड़ा कहाँ से मिलेगा, तो भाड़ा है नहीं, भाड़ा भूल जाओ। तो मेरा 63,500 GAV आ गया हाउस 2 से। अब हाउस 3 का निकालते हैं। 30,000 म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट 45,000, कंपेयर किए विच एवर इज हायर, 45,000 आंसर आ गया। इस घर में स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं है, फेयर रेंट भी नहीं है, तो यही मेरा GAV बन गया। तो हाउस 2 का GAV आ रहा है 45,000 और सॉरी हाउस 2 का GAV आ रहा है 63,500 और हाउस 3 का GAV आ रहा है 45,000। ये देखो यहाँ पे लोग सॉल्व भी किए हैं। ये ना पूरा बॉक्स बना के सॉल्व करके रखा। हाउस 1 का GAV आया था 37,500, हाउस 2 का GAV आ रहा है 63,500, हाउस 3 का GAV आ रहा है 45,000। जिस घर का GAV ज़्यादा उसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे ताकि टैक्स कम देना पड़े। यानी हाउस 2 मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा और हाउस 3 डीम टू बी लेट आउट। तो ये देखो पहले हाउस 1 सॉल्व कर लिए थे हम लोग, अब हाउस 2 सॉल्व ऑक्यूपाई किया। सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का सम ही चालू होगा NAV से, क्योंकि वहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखने का दरकार नहीं है, म्युनिसिपल टैक्स होगा नहीं, और NAV नील, यानी टैक्स देना ही नहीं है। इनकम जीरो मान लिया पहले से ही, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का इनकम जीरो मान लिया पहले से ही, तो NAV नील। 30% ऑफ NAV यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन हो नहीं सकता यहाँ पे सेक्शन 24A, क्योंकि NAV का 30% जीरो का 30% जीरो ही होगा, इसीलिए डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किए। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया है यहाँ पे 4,000 रुपया हाउस 2 पे, तो डायरेक्ट माइनस किए, मतलब मेरा हाउस 2 का नेगेटिव इनकम आ गया। हाउस 2 का नेगेटिव इनकम 4,000। अब हाउस 3 को डीम टू बी लेट आउट लेके सॉल्व करना पड़ेगा। हाउस 3 का GAV हम निकाला था 45,000। म्युनिसिपल टैक्स कितना बोला है क्वेश्चन में, म्युनिसिपल टैक्स 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू बोला है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है 56,500, उसको पहले नेट म्युनिसिपल वैल्यू बनाना पड़ेगा, वही फॉर्मूला लगा के। ये देखो हाउस 3 को सॉल्व किया है। NMV इक्वल टू GMV माइनस 10% ऑफ GMV, यानी NMV इक्वल टू 90% ऑफ GMV, यानी NMV इक्वल टू 30% इंटू 90%, यानी 27,000। म्युनिसिपल टैक्स उसका 10%, 2,700 रुपया। क्वेश्चन बोला है फुल्ली पेड है, देख लो यहाँ पे लिखा है म्युनिसिपल टैक्स फुल्ली पेड, पूरा जमा किए हैं 2,700 रुपया, मतलब पूरा का छूट मिलेगा। तो यहाँ पे पूरा 2,700 रुपया हम माइनस कर लेंगे। ये देखो तो GAV 45,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स 2,700, मेरा NAV आया 42,300। स्टैंडर्ड डिडक्शन 42,300 का 12,690, इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 दिया है क्वेश्चन में, तो 15,690 माइनस करने मिलेगा 26,610। मेरा हाउस 3 से इनकम आया। हाउस 1 से इनकम आया था मेरा 22,965, हाउस 2 से नेगेटिव इनकम आया 4,000, हाउस 3 से इनकम आया 26,610। अब एक आइटम और बचा और सम्स खत्म। आपको बोल रहे हैं रिकवरी ऑफ अनरियलाइज प्रीवियसली अलाउड, पहले हमको एक अनरियलाइज रेंट था जो अब रियलाइज्ड हो गया, यानी पुराना कोई कमाई अब मिल गया, तो गवर्नमेंट बोलेगा आप टैक्स दो। आप बोलोगे बिल्कुल बनता है, टैक्स देंगे। 5,000 रुपया अब अचानक कहीं से कमाई आ गया, पुराना कोई भाड़ा था जो मिला नहीं था अब मिला, तो गवर्नमेंट बोला आप टैक्स दो, आप बोले बिल्कुल देंगे, इनकम है मेरा। लेकिन जब इसको आप पुराना कमाई मानते तो आप हमको 30% छूट देते ना, गवर्नमेंट बोला हाँ बिल्कुल देते, तो बोला अभी भी दो। तो गवर्नमेंट को आप मांग रहे हो कि हमको 5,000 टैक्स देना है, बिल्कुल देंगे 5,000 पे टैक्स। 5,000 मेरा रेंट है जो अब कमाई हो गया वापस, बाकी था अब मिल गया। उस समय आप हमको छूट दे दिए थे अनरियलाइज रेंट का, तो अब हम टैक्स देंगे बिल्कुल, लेकिन हमको 30% डिडक्शन मिलेगा, गवर्नमेंट बोला बिल्कुल मिलेगा। तो 5,000 का 30% माइनस करके देखो, 5,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% 1,500 माइनस करके 3,500 टैक्सेबल किए। तो एक घर से मेरा इनकम आया कुछ 29,000, एक घर से 26,000, एक घर से नेगेटिव 4,000 और एक पुराना इनकम आया 3,500। तो मेरा अल्टीमेटली सब कुछ मिला के 49,075 इस साल
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया, सारा घर मिला के। क्लियर है ये? जयदीप क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं कॉलम। बोला मिस्टर चंदा ओनर ऑफ 3, ये तो हम लोग अभी किए नहीं। मिस्टर चंदा इज द ओनर ऑफ 3 हाउसेज इन दिल्ली। दिल्ली में 3 घर है दिल्ली में। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। स्टैंडर्ड रेंट दिया लेट आउट घर का, 2 घर है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक को लेट आउट मानना पड़ेगा। नेट म्यूनसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, रेंट रिसीव्ड दिया है। लेकिन यहाँ पे देखो नेट म्यूनसिपल वैल्यू दिया है, और आप कंपेयर करते समय कौन सा म्यूनसिपल वैल्यू लेते हो? ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू। और ये कहाँ पे रहती है? दिल्ली में, यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यानी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग करेंगे कन्वर्ट, इसको ग्रॉस बनाएंगे नेट को। तो पहले हाउस 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मेरे को म्यूनसिपल वैल्यू नेट दिया है 36,000, तो देखो हम पहले कन्वर्ट किए 36 को। ये रहा NMV इक्वल टू GMV माइनस 10% ऑफ GMV। NMV दिया है 36,000 इक्वल्स टू 90% ऑफ GMV, तो 90% नीचे जाएगा, 36,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 इक्वल टू GMV, तो GMV आ गया 40,000। वैसे ही हाउस 2 को भी कन्वर्ट किया और GMV आ गया 60,000 हाउस 3 को। तो आपको दोनों का GMV निकालना पड़ेगा। GMV निकाल दिए, तो हाउस 1 का GMV आया 40,000। तो अब सम स्टार्ट करते हैं। GMV है 40,000, फेयर रेंट 22,500, विच एवर इज हायर लेना है। GMV ले लिए, एक मिनट रॉन्ग, एक मिनट, सॉरी, हाँ ये रहा। GMV निकला मेरा 40,000, स्टैंडर्ड रेंट 38,400, विच एवर इज हायर लेना है, तो GMV ले लिए 40,000। उसको कंपेयर किए फेयर रेंट से, विच एवर इज लोअर लेना है, तो 40,000 और 45,000, 40,000 मेरा फिर से NMV। रेंट रिसीव्ड है 40,000, रिसीव्ड 40,000, घर 2 महीना वैकेंट रहा है, मतलब ये 40,000 10 महीने का रेंट है। 40,000 10 महीने का रेंट है, तो 12 महीने का कितना होता? 48,000, 48,000। तो 48,000 को कंपेयर किए 45,000 से, 40,000 से, सॉरी 48,000 को कंपेयर किए 40,000 से। स्टेप 2 का आंसर आया हुआ था 40,000, उससे कंपेयर किए तो कितना आएगा आंसर? 48,000 हाई आएगा, तो 48,000 ले लिए। लेकिन यानी ARR 48,000 आ रहा है मेरा, मिला कितना है रेंट? ARR बड़ा आ गया तो हमको चेक करना पड़ेगा रेंट मिला कितना है। अगर मेरा RER बड़ा आ जाता, स्टेप 2 बड़ा आ जाता, हमको चिंता नहीं होता, क्योंकि मेरा ARR बड़ा आ गया, रेंट रिसीवेबल 48,000 बड़ा आ गया, हमको देखना पड़ेगा मिला कितना है। सर मिला तो 40,000 ही है, तो फिर 40,000 को GAV मान लो। यानी स्टेप 2 बड़ा आ जाता तो स्टेप 2 को आंसर मान लेते, क्योंकि मेरा स्टेप 3 का ARR बड़ा आ गया, तो हमको लिखना पड़ेगा एक्चुअली में मिला जितना रेंट। तो देखो GAV मेरा 40,000, GAV आ गया 40,000। म्यूनसिपल टैक्स भी निकाले हाउस 2 का, म्यूनसिपल टैक्स आ रहा है 720 रुपया, 720 म्यूनसिपल टैक्स माइनस किए। म्यूनसिपल टैक्स के बारे में क्वेश्चन क्या बोला है आपको? 10% म्यूनसिपल टैक्स है NMV का, और NMV क्वेश्चन में गिवन है 36,000। NMV ही क्वेश्चन में गिवन है सर, NMV 36,000, तो 36,000 का 10% कितना होगा? 3,600। लेकिन क्वेश्चन बोला है 80% अनपेड है, 80% अनपेड है। म्यूनसिपल टैक्स 10% NMV का निकलता है, NMV 36,000 दिया है क्वेश्चन में, 36,000 का 10% निकाले 3600 आया, लेकिन 20% ही पेड है, तो 20% ही छूट मिलेगा, तो 3,600 का 20% 720, तो देखो 720 ही म्यूनसिपल टैक्स छूट मिला, 39,280 आ गया। स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किए 30% ऑफ NMV 11,784। इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द रिपेयर ऑफ द हाउस 3,000, तो 3,000 माइनस किए 14,784 आया। तो अल्टीमेटली मेरा हाउस 1 से इनकम आया 24,496। अब आता है मजेदार चीज, हाउस 2 और 3 में से एक चूज करना पड़ेगा। हाउस 2 और 3 का GAV निकालो, दोनों का GAV सेम आ जाएगा। देखते हैं एक बार,
हाउस 2 का पहले जीएवी निकालते हैं। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 63,000 है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू 63,000 है, उसको पहले ग्रॉस में कन्वर्ट करो। ये रहा, कर लिए सर। 54,000 को कन्वर्ट किए, 63,000 को सॉरी कन्वर्ट किए तो कितना आएगा 70,000। 63,000 को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आएगा 70,000। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 63,000 डिवाइडेड बाय 90% आ जाएगा 70,000। 70,000 को कंपेयर करोगे फेयर रेंट से तो 70,000 और 66,000 विच एवर इज हायर, 70,000 ले लिए। फिर इसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किए विच एवर इज लोअर, तो 60,000 लोअर है, 60,000 मेरा जीएवी बन गया हाउस 2 का। वैसे ही हाउस 3 में कंपेयर किए, एनएमवी दिया है 54, तो भाई 54 एनएमवी है, उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करो तो 54,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 मेरा आएगा 60,000। 60,000 और फेयर रेंट को कंपेयर किए 50,000 को, तो 60,000 मेरा बड़ा आया। स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, रेंट रिसीव्ड है नहीं, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्युपाइड घर है दोनों का दोनों। तो सर दोनों में 60,000 जीएवी आ गया, दोनों में 60,000 जीएवी आ गया। अब क्या करें सर, दोनों अगर सेम जीएवी आ जाए, तुम जिसको मर्जी आए उसको सेल्फ ऑक्युपाइड मान लो, जिसको मर्जी आए उसको लेट आउट मान लो। मेरा लेकिन बेटर ओपिनियन है इंटरेस्ट ऑन लोन को चेक कर लो। उस केस में जहाँ ज़्यादा ब्याज का छूट मिलेगा उसको क्या मानोगे, जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट देना का छूट मिल रहा है उसको तुम सेल्फ ऑक्युपाइड मान लो। जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट मिल रहा है उसको सेल्फ ऑक्युपाइड मान लो, और जहाँ पे कम इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट मिल रहा है उसको डीम्ड टू बी लेट आउट मान लो। क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड घर में पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन नेगेटिव इनकम हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, और लॉस का तुमको फ़ायदा होगा, क्योंकि एक घर से ज़्यादा इनकम आ रहा है, एक से लॉस आएगा तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा तुमको लॉस का। तो जिस घर का अगर आपका जीएवी दोनों में सेम आ जाए और आप चॉइस करने में डिफ़िकल्टी आ जाओ, जिसका इंटरेस्ट ऑन लोन हाई है उसको सेल्फ ऑक्युपाइड मान लो। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस 3 का हाई है, इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस 2 का 6,000 है, हाउस 3 का 9,000 है, तो हाउस 3 को हम सेल्फ ऑक्युपाइड मान लेंगे। तो देखो अब यहाँ पे पहले हाउस 1 सॉल्व कर लिए थे, हाउस 3 में एनएवी नहीं लिखे, इंटरेस्ट ऑन लोन नेगेटिव 9,000, तो मेरा अल्टीमेटली हाउस 3 से इनकम 9,000 नेगेटिव। हाउस 2 को हम डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिया, मतलब हाउस 3 को हम भाड़े पे लगा लिया, मान लिया। तो सॉल्व किया, जीएवी मेरा आया 60,000 हाउस 3 का, लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स क्या बोल रहा है जी हाउस 3 का, देखते हैं। म्युनिसिपल टैक्स 20% अनपेड है हाउस 3 का, मतलब 80% पेड है। 10% ऑफ एनएमवी, एनएमवी कितना है हाउस 3 का, हाउस 3 का एनएमवी कितना है, सॉरी हाउस 2 का, हाउस 2 का एनएमवी 63,000 है, हाउस 2 का एनएमवी 63,000 है। 63,000 का 10% 6,300, और ये फुल्ली पेड है, हाउस 2 का फुल्ली पेड है, तो पूरा का पूरा 6,300 छूट मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा 6,300 माइनस किए, एनएवी आ गया 53,700। 30% ऑफ एनएवी माइनस किए 16,110। इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000 पूरा माइनस कर लो, 22,110 मेरे को छूट मिल जाएगा, और मतलब 31,590 इज माई इनकम। तो हाउस 1 से 24,496 इनकम, हाउस 2 से 9,000, हाउस 2 से 31,590 इनकम, और हाउस 3 से नेगेटिव इनकम 9,000। लास्ट एक बात और बोला है क्वेश्चन में, एक रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट अर्लियर ईयर का है 9,000। कोई पुराना साल का 9,000 भाड़ा था जो आपको अब मिल रहा है, तो आपको अब भाड़ा मिल रहा है तो टैक्स दो, वही 30% रिडक्शन क्लेम करके। तो 9,000 का 30% कितना होगा 2,700। 9,000 का 30% 2,700 माइनस कर लो, देखो 9,000 में से 6,300 उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो हाउस 1 से इनकम 24,496, हाउस 3 से लॉस 9,000, और हाउस 2 से इनकम 31,590, और एक रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट से 6,300 का इनकम। तो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया 53,386। आपको एग्जाम में ऑलमोस्ट ऐसा ही डिट्टो सम मिलेगा।